बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। अगर बात की जाए तो आज जो फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े अहम हैं। अगर बात की जाए तो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिफ मुनीर ने जो है आज ख़ास तौर पर जो है अफवाज पाकिस्तान के उन नौजवानों के साथ खड़े होकर यकीन दिलवाया पाकिस्तान के उन जवानों को कि पाकिस्तान की तरफ चाहे बैरूनी ममालिक से यानी कि सरहद से उस पार से भी अगर कोई मेरी नज़र या फिर पाकिस्तान की तरफ किसी ने कुछ भी ऐसा सोचा कि पाकिस्तान पे जंग मुसलत की जाएगी, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अंदरूनी खाना अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी जो ऐसे अनासर जो मौजूद हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनसे भी जो है आज इस अज़म का इजहार करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद आसिफ मुनीर साहब ने फरमाया कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसके साथ साथ आज उनकी दूसरी बड़ी अहम मसरूफियात शहर कायद यानी कि कराची के अंदर जो आज बड़ी अहम गेम के हवाले से जो तकरीब मुनक़्क़द की गई थी, ख़ास तौर पर सिंध गेम के हवाले से, और इसमें तमाम जो है पार्टिसिपेंट मौजूद थे। इससे आगे बढ़े तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा कि पाकिस्तान की इकनॉमी की बेहतरी की तरफ जा रही है, जो कि बड़ी अहम और खुशाइन बात है, और पाकिस्तान अब तरक्की के जो है राह पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ बात करें तो ख्वाजा आसिफ ने आज जो वफाकी वज़ीर दिफा है, उन्होंने भी बड़ी अहम बातें की हैं। फैज़ हमीद को पिछले दिनों जो सज़ा आई है उसके बाद सियासी बयानात और सियासी कहें कि सरगर्मियाँ जो है और ख़ास तौर पे गर्म माहौल की जो है बात थमने को नज़र नहीं आ रही। आज ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि कहीं ना कहीं जो फैज़ हमीद से कह सकते हैं कि उसके साथ देने वाले थे, उनका भी शिकंजा आने वाले वक्त में तंग होगा। फैज़ हमीद ने ऐसे ऐसे इकदाम किए जो कि इंतहाई मुल्क के लिए और मुल्क की दिफा के लिए बड़े ख़तरनाक थे। सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके ऐसे अरकान जो उस रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद पर यकीन रखते थे और उनके इमा पे काम करते थे, उनका भी शिकंजा तंग हुआ। मगर इसके साथ साथ उन्होंने आगे बढ़कर ये भी बात की कि फैज़ हमीद रिटायर होने के बाद भी कमान इन कंट्रोल अपने पास रखी और कुछ ऐसे खुफिया दस्तावेज़ भी उनके पास थे जो कि असास इदारों के थे, जिनको नहीं रखना चाहिए था, और उनको बारहा रोका गया कि आप एक ऐसे इदारे के साबिक डीजी हैं जिसकी सियासी और ख़ास तौर पे दिफाई मामलात पर जो है अब चुप करके बैठना चाहिए, जो कि नज़र नहीं आए। यही सवाल है, इन्हीं सवाल को आगे लेके बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, तारुफ कराता चलूँ, राजा अंसारी साहब हैं, तर्जुमान हैं, वफाकी तर्जुमान हैं बराए सिंध। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। थोड़ी देर में हमें जूम पे ज्वाइन करेंगे अदील अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन हैं सिंध असम्बली में, वो भी ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुलंद खान जुनेजो साहब भी हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ दफ़ाई तजिया निगार हैं हमारे साथ कर्नल रिटायर ताहिर महमूद साहब हैं, जो कि हमें थोड़ी देर में भी ज्वाइन करेंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कि फैज़ हमीद के उस फैज़ियाब होने वाले जो लोग थे उनका भी शिकंजा तंग होगा। समझा जाए कि वाक़तन ऐसी बात है कि बानी पीटीआई के साथ देने वाले और ख़ास तौर पर फैज़ हमीद के साथ साजिश में मुलविस लोग जो हैं, जो अडेला जेल में दीगर जेलों में हैं, उनका भी शिकंजा तंग करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोगरी साहब। कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से ये बात करते आए हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल को तय करे, अगर हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर जिन जिन लोगों ने ये एडवेंचर किया फैज़ हमीद के साथ मिलके, बल्कि मैं कहूँगा कि मास्टरमाइंड बानी पीटीआई के साथ मिलके, जिन जिन लोगों ने भी अवाम का मैंडेट चुराया, पाकिस्तान उभरते हुए पाकिस्तान को फिर जो है वो मुआशी दलदल में धकेल दिया गया, अगर उन लोगों का एहतसाब नहीं होगा, अगर 9 मई के जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज पर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की असास पर जिन्होंने हमले किए, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और सिर्फ एक फैज़ हमीद को सज़ा मिल जाती है, तो फिर भी मामला हल नहीं होगा, क्योंकि सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है उसका नाफिजुल अमल होना बहुत ज़रूरी है। यही नवाज शरीफ साहब का असल पैगाम था, यही उनका बयानिया था कि हम अगर इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि माजी में कोई एडवेंचर ना हो, मुस्तकबिल में कोई एडवेंचर ना हो, अगर हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में कोई जो है वो शबे खून ना मारा जाए, कोई आइन को सबोताज ना करे, कोई अवामी मैंडेट की तौहीन ना करे,
तो फिर हमें लाजमी बात है उन तमाम लोगों को जो इस वक्त जेलों में भी हैं, जो जेलों से बाहर भी हैं, कहीं पर भी हैं, जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की जमहूरी असास को, आईनी असास को और पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमले किए हैं, उनको ये सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मोगेरी साहब देखें, ये फ़ौज हमारी है। आज कितनी अफसोस की बात है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को पूरी दुनिया के अंदर उनकी तस्वीरें दिखाकर और खून के धब्बे एआई जनरेटेड जो है वो उनके यूनिफॉर्म पर और उनके हाथों पे, और वो अमेरिका में और बरतानिया में इस तरह के मुजाहरे किए जाएं, तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आज वो लोग कह रहे हैं कि बानी पीटीआई हमारी रेड लाइन है। आज हम ये कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और पूरी पाकिस्तान की अफवाज हमारी रेड लाइन है। अगर तुम्हारी रेड लाइन एक कैदी नंबर 804 है, तो फिर हमारी रेड लाइन पाकिस्तान की 8 लाख अफवाज है। 804 का जो नंबर आप बता रहे हैं उस पे भी जो है बहम है, और आपकी पार्टी और कुछ वफाकी वुज़रा कह रहे हैं कि उनका नंबर ये नहीं है, कैदी नंबर 804 कोई और उर्फ़ आम में जो कहा जाता है। ठीक है, उर्फ़ आम में आप कह सकते हैं या बानी पीटीआई कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये है बुलंदगान जूनियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। फरमाइएगा सर कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद आसिफ बुरी साहब कराची में की मौजूदगी में थी, और नेशनल जो मेहमान खुसूसी थे नेशनल गेम की तकरीब की आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक थे, और सिंधी टोपी और अजरक का फील्ड मार्शल को तोहफा भी पेश किया गया। सर फरमाइएगा कि आगे बढ़कर जो ये सियासी मामलात है फैज़ हमीद के उस सज़ा के बाद जो इस वक्त सियासत गर्म है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? और कल बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि 2 डिक्टेटर मेरी लाइफ में नजर आए, एक बानी पीटीआई फिर दूसरे फैज़ हमीद। क्या जनरल ज़िया डिक्टेटर नहीं थे, परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर नहीं थे? ये बयानी में अचानक तब्दीली कैसे आ गई? सबसे पहले मैं सब दोस्तों को और वो सब दोस्त जो आपके चैनल के तसव्वुत से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मैं सिंध का कल्चरल डे मुबारक करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही 7 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया, बड़े ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया, और हर सिंध में रहने वाले को और पाकिस्तान में रहने वाले को सिंधी कल्चर डे मुबारक हो। उसके बाद ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज जो है ये तोहफा जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनको भी पेश किया गया नेशनल गेम्स पे, और ऐसे ही नेशनल गेम्स जिस तरीके से मुनक्किद की गई उसके हवाले से भी मैं सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। स्पेशली आर्मी वाला आर्मी का जो कैडर था, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत ही अहम बयान कल दिया, जिसकी आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया, कि उनकी जिंदगी में उन्होंने बोला कि 2 फिरौन, उनकी सियासी जिंदगी में 2 फिरौन उन्होंने। अच्छा, वो अपनी सियासी जिंदगी की बात कर रहे हैं, मैंने कहा तारीख की बात कर रहे हैं, अपनी सियासी जिंदगी की बात कर रहे थे। तारीख में तो बहुत फिरौन गुजरे, छोटी है बिल्कुल, तारीख में तो बहुत फिरौन और बहुत ही आमिर गुजरे हैं, जो जिनका शायद नाम लेना भी हम गवारा नहीं समझते, लेकिन उनकी अपनी सियासी ज़िंदगी में जो उनकी ब्रीफ सियासी ज़िंदगी है उसमें उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, एक बानी पीटीआई और दूसरे जो थे वो जनरल फैज़ हमीद। दोनों अंग्रेजी में कहावत है 2 peas in the same pod। ये वही मामला था कि दोनों जो है एक टीम होके जो है पूरे पाकिस्तान को खिला रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले जो इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है, उसने तो वो बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि इस सारे मामले में जनरल फैज़ हमीद ने कितनी इंटरफेरेंस की पॉलिटिक्स में, जो कि सिविलियन मैटर्स हैं उसमें कितनी इंटरफेरेंस करके, और जो है मामलात को अपने हवाले से बानी पीटीआई को भी बकौल उस आर्टिकल के कि उनकी जो पिंकी बीबी हैं उनके मार्फत जो उनको जो है फंसा के रखा, और उस हवाले से जो है वो सारे मामलात करते रहे। अब ये जो अमल हुआ है जिसमें अनप्रेसिडेंटेड सी बात हुई है, जिसमें 14 साल उम्र 14 साल कैद की सजा जो जनरल फैज़ को सुनाई गई है, ये आर्मी के हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कोर्ट मार्शल हुआ होगा। अभी भी इसमें ये बात कही जा रही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जो सजा है उसको अभी भी इन्होंने पीछे रखा है, वो भी शायद अभी इनको लगेगी। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि ऐसी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करे, इसको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वेलकम करती है। ठीक है, और जुनेद साहब साथ ही रहेगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अदील साहब आप भी साथ ही रहेगा, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असेंबली अदील साहब भी हमारे साथ हैं, उनके सामने भी बड़े अहम सवालात है, रखेंगे, कोशिश करेंगे, तारिक साहब भी हैं और वापस आके उनसे भी बात करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो चेंजिंग होती हुई नजर आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है कुछ
कल बड़े फैसले। एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। बात हो रही है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, और राजन साहब ये भी बड़ा अहम फैसला है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कल एक अहम फैसला 23 जो है बड़ी अहम लीडरशिप के नाम जो कि कल सामने आए, उनको भी जो है सियासी फैसले करने से, जो कि कोर कमेटी कहें या सियासी कमेटी कहें, उनसे उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये समझा जाए कि ये वो लोग थे जो कि कहीं ना कहीं फैज़ हमीद के उस दौर में कहीं ना कहीं बड़े बड़े मनसूबों पे, कोई वज़रा, कोई MNAs, कोई डिसीजन मेकिंग में थे। मुगरी साहब देखें, मैं समझता हूँ एक तो ये जो कोई सियासी जमात होती है, कोई भी सियासी जमात, उस सियासी जमात के फैसले सियासी अंदाज में होते हैं, उसके लिए एक मुशावरती अमल होता है, उसके बाद कोई कमेटी बनती है। जितना भी मैंने अपने छोटे से सियासी सफ़र में देखा है, इस तरह के फैसले इस तरह कागज़ पे लिख के नहीं हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, ये एक इंतशारी टोला है, ये एक मैं समझता हूँ फाशिस्ट किस्म का टोला है जो कहीं ना कहीं से एक फ़र्द वाहिद आँख की जुम्बज से और हाथ के इशारे से जो है वो फैसले करे, और बाकी सारे ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हाथ बांधे खड़े होते हैं, और वो एक लेटर निकलता है, एक नोटिफिकेशन निकलता है, और यहाँ पे जिनके नाम आते हैं वो खैर मकदम करते हैं, जिनके नाम नहीं आते वो खामोशी से बैठे रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो सियासी जमातों में तो ऐसा नहीं होता। सियासी जमातों में एक मुशावरती अमल होता है, क्योंकि ये मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि फ़ॉरेन फंडिंग पे पलते रहे, जो कुछ इस मुल्क में करते रहे, बाहर से पैसा आता रहा, और बैनुल अक़वामी आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान को जिस तरह डिस्टेबलाइज करने की साजिश की गई। 9 मई तो अभी हुआ, पहले ये IMF को खतूत नहीं लिखते थे क्या? ये कहते नहीं थे कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं दो, पाकिस्तान, ये वो लोग नहीं थे जब पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई तो कह रहे थे कि जब इंडियन फौजें दाखिल हो जाएं पाकिस्तान में, खाकम बदहन कि हम PTI के वर्कर्स उनके साथ बैठ के, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। ये वही लोग हैं जो अभी बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान की जगहसाई का सबब बन रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने PIA के पायलट्स के खिलाफ FIR कटवाई, खुद इनके वजीर ने, और पूरी दुनिया के अंदर PIA की सर्विसेज जो है वो उन्होंने स्टॉप करवा दी। तो ये इन लोगों से आप क्या तवक्को रखेंगे? तो ये मेरी नज़र में सियासी जमात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी और फाशिस्ट किस्म का टोला है, और वो इसी तरह एक फ़र्द वाहिद वहाँ फैसले कर लेता है, इशारे दे देता है, और फिर बाकी सब बेचारे गुलाम बन के खड़े रहते हैं। जी, कर्नल ताहिर मसूद साहब हैं, दफाई तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज बात कही है वो बड़ी अहम है। उन्होंने फिर कहा है कि कहीं ना कहीं फैज़ हमीद और बानी PTI की साजिश में मुकम्मल ताउन कर रहे थे, और अडेला जेल में वो मौजूद है, मगर इससे हट के कई और लोग भी थे। आप समझते हैं कि ये जो सज़ा है और ये जो कल और परसों की जो खबर है वो थमने का नाम नहीं ले रही, वो आगे बढ़ती हुई जा रही है, और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं जी, ये जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि 2 डिक्टेटर मेरी लाइफ में सामने नज़र आए, एक बानी PTI, दूसरे फैज़ हमीद। कर्नल साहब। जी जी, देखिए जहाँ तक ख्वाजा आसिफ की आपने बात की है तो ये सारी स्पेकुलेशंस पे चीजें चल रही है ना। कंक्रीट चीज वो होती है कि जब आपके सामने आ जाए कि किस किस से जब केस चलता है उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी हो, और जो कि डेफिनेटली होगी। आर्मी में इस तरह इतना आसान नहीं होता कि एक आंखें बंद करके फैसला कर लेना। कोई एविडेंसेस ली होंगी, कोई बंदे आए होंगे, कोई विटनेसेस आए होंगे, सारा कुछ होगा। तो अभी तक तो उसका डिसीजन ही पब्लिक नहीं हुआ। एक सिंपल कह दिया गया कि जी ये पुटिंग योर स्किन क्यों होगी, जैसे होगी तो उनको पता भी नहीं, अभी तक तो ये भी नहीं क्लियर कि जी किस केस में उनको कितनी हुई है। और जैसे वो सामने आएगा उसके बाद इस तरह की स्पेकुलेशन करना बनता है। अभी जहां तक PMLN का और पीपल्स पार्टी का और बाकियों का है, PTI का भी इसी में शामिल कर लें। हर बंदे को ये है कि आखिर में लिंक इनके साथ भी होना, क्योंकि सब ही जितने भी है ना, सब ही इसी माहिल में से गुजरे हुए हैं शुरू से। अब सब ने बेनिफिट्स लिए हुए हैं, सब ने साजबाज की हुई है, सब ने एक साथ मिलके ये सारे काम किए हुए हैं। अब जब हर एक को ये खतरा पड़ा हुआ है कि हमारा नाम भी आ सकता है, हमारा नाम भी आ सकता है, उसमें PTI को नहीं वो बुरा करता कि जी वो बिल्कुल कोई आसमान से उतरे हैं या साफ सुथरे हैं, ये हैं। उसके अंदर से बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके दौर में भी ये ISI के DG रहे हैं, और उससे पहले और उसके बाद भी लोगों ने उनका इन्फ्लुएंस चलता रहा है, तो दूसरी पार्टीज के साथ भी चलता रहा है, हर एक के साथ इंटरेक्शन होता रहा है। तो ये जो चीजें ना, अभी से हम सिर्फ स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं सारा कि जी अभी ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। मगर कर्नल साहब आगे जाके बढ़ के बात करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं मैसेंजर के थ्रू शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है मुल्क के इस वक्त, उनको भी मैसेज करवाया किसी शख्सियत के थ्रू, और उन्होंने अप्रोच की
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, मगर उन्होंने उस तरह से जवाब नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किया। इवन के पीपल्स पार्टी के ज़राए, यकीननी बहैसियत सहाफ़ी जो मुख्तलिफ ज़राए हम कोट करते हैं, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने कोशिश की बातचीत करने की, मगर वो फैज़ हमीद के फैज़ से फैज़याफ़ नहीं हुए। चाहे वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, दोनों डिनाई के मूड में हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान इवन के जो उनकी कोशिशें थी कि किसी भी तरह जो है वो कोर को सर्व करें और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएं। अब जो फैसला आया है, कई दफ़ाई तजिया निगार भी जो सवाल उठा रहे हैं, आप समझते हैं कि PTI चाह ये रही थी कि मुल्क में फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाया जाए और आगे जाके मुसलसल जो है इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI की हुकूमत कायम रहे? देखिए, किसी को आर्मी चीफ बनाने से हुकूमत परमानेंट तो कायम हो नहीं सकती। मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि उन्होंने इनसे रब्ता किया होगा और इन्होंने साफाना कर दिया होगा। आप खुद सोचें, एक लॉजिकल सी बात है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जी वो उन्होंने कहा हो कि हम आपके बेनिफिट के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, तो उन्होंने उससे कोई बातचीत ना की हो। वो ठीक है, आपस में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तय हो सकी होंगी, उस हद तक मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ। बट वो आप किसी को भी इस चीज से निकाल नहीं सकते। सियासतदानों को, सियासतदान जो हैं वो जरूर, उनका जाहिर है उन्होंने सियासत करनी होती है तो अपना बेनिफिट देखते हैं। अगर उनको कोई अप्रोच करता है उसमें उनको अपनी सियासत का या मुल्क का ही आप कह लें, कंट्री का कह लें, हम ये नहीं कहते कि मुल्क की दुश्मनी में करते हैं या किसी चीज में करते हैं। सही। तो किसी भी चीज में उनको बेनिफिट नजर आ रहा है अगर मुल्क का, तो बैठ के बात करते हैं। सियासत नाम ही इसका है। ये नहीं होता कि आपको किसी ने कॉन्टेक्ट किया और वो प्रेसिडेंट DGI भी है और सारा कुछ है और आप उसको कहते हैं कि नहीं मैं तुझसे बात ही नहीं करता। ये तो एक मतलब साथ ही रहेगा सर। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनकी तरफ जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। फरमाइएगा कि जो फैसले की घड़ी में बड़ा फैसला आया है, अगर देखा जाए कि फैज़ हमीद साहब की सज़ा के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, आज ख्वाजा साहब का भी बड़ा अहम बयान, कल आपके बड़ा फैसले में कि 23 से ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े नाम अपनी सफ़ों से निकाल बाहर फेंक दिए। इवन के सबसे बड़े मनसब जो पहले भी मैं कह रहा था कि सदर मुमलिकत यानी कि आरिफ अलवी जो डे फर्स्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाउंडर मेंबर में शमूलियत होती है उनकी, उनको भी निकाल के बाहर फेंक दिया। आदिल साहब, कहाँ से बाहर निकाल फेंक दिया, मुझे समझ नहीं आया। सियासी उस कमेटी से जो डिसीजन मेकिंग है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं भी आपसे यही कह रहा था कि कल जो सियासी कमेटी है जिसमें आपने फैसले करने, बड़े बड़े फैसले करने, उसमें से निकाल के बाहर फेंक दिया। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब किसी भी गवर्नर के ओहदे पर या प्रेसिडेंट के ओहदे पर कोई रहनुमा चला जाता है तो वो उसके बाद से 2 साल तक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं रख सकता, कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं रख सकता। तो प्रेसिडेंट साहब चूंकि अभी उनको 2 साल का अरसा पूरा नहीं हुआ, लिहाजा ना उससे पहले वो पॉलिटिकल कमेटी में शामिल थे और ना उन्हें अभी शामिल किया गया। जहाँ तक दीगर पॉलिटिकल कमेटी के नामों की बात है तो ये इंतजामी डे टू डे बेसिस पे अफेयर्स को देखने के लिए फिर काउंटर क्वेश्चन करते हैं आप, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर ये ज़रूरत ही क्या पड़ी आपके जो है बैरिस्टर गौहर साहब को और कई और सीनियर क़यादत को, जो कल जिन्होंने फैसला किया कि तमाम इन लोगों को, चले ठीक है आपकी बात मानूं कि 2 साल उनको कंप्लीट नहीं हुए, मगर वो मंजरनाम पे नज़र तो आते हैं ना। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के अंदर पाकिस्तान के कुछ मरकजी PTI के जो रहनुमा हैं उनके नाम शामिल करके डे टू डे बेसिस के ऊपर पार्टी के अमूर को चलाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इसके अलावा आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है इमरान खान और इमरान खान का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इमरान खान से पाकिस्तान की आवाम कनेक्टेड है। बीच में कोई रहनुमा, कोई लीडरशिप, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो पाई नहीं जाती, ना वो मैटर करती है। फैसले जो है वो इमरान खान के होते हैं और वही फैसले अवाम मानती है और अवाम भी वही है जो कि इमरान खान साहब करते हैं। इसके अलावा अवाम का एतमाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान पर ही है। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिटिकल कमेटीज़ हैं, ये जो दीगर चीज़ें हैं, ये नुक्ता डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। नुक्ता डिस्कशन इस मुल्क में और बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से IMF की रिपोर्ट में 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है उसकी निशानदेही की गई, मिस गवर्नेंस की निशानदेही की गई। ये चीज़ें डिस्कशन के लिए होनी चाहिए।
ये चीजें डिस्कशन के लिए होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में तेजी से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, तेजी से जो है यहाँ से लोग पाकिस्तान से मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तेजी से पाकिस्तान जो है वो नीचे की तरफ तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। इसके क्या वजूहात हैं, ये कैसे बेहतर हो सकते हैं? मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म है, मुल्क में जो है वो इंसानी हकूक की पामाली है, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सहाफत के गले में फंदा डाला गया है, उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया है। ये चीज़ें डिस्कशन की जो है ये होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो। पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में कौन शामिल है, किसको निकाल दिया गया, इससे जो है वो आदिल साहब, मैंने हमारे और आपका आपके बिल्कुल मुस्तकबिल से के जो है जितना फैसले नहीं होने, टाइम आपको हमारे और सुना, आपके मुस्तकबिल क्योंकि के जो आपका फैसले हैं, शिकवा था वो कि बुनियादी चीज़ों पाकिस्तान के। के अंदर मीडिया जो है, सिर्फ मैं नहीं मगर तमाम एंकर्स नाजायज़ी करते हैं क्योंकि आपको सुनते नहीं है। तो मैंने इसीलिए खामोश बैठा था कि आपको अभी भी बात करनी है, मज़ीद कुछ रह रही है तो कर लें। तो फिर मैं राजा अंसारी की तरफ जाऊँ क्योंकि बड़े अहम सवाल आपने उठाए, आपने हमारे गले में भी फंदा डाल दिया सहाफ़ती, क्योंकि आज़ाद है और हम तो बारहा आप समेत तमाम आपके लीडरशिप को अपने प्रोग्रामों में खुली दिल से दावत देते हैं, आप आएँ, बैठें, बात करें। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह दें कि पाकिस्तान में सहाफत आजाद है, पाकिस्तान में काशिफ अब्बासी को ऑफेयर नहीं किया गया, पाकिस्तान में अमीर अब्बास को नहीं निकाला गया, सुन लेना, पाकिस्तान में मुकाबला तो नहीं कर रहे ना आप मेरे ऊपर, जब सवाल उठाना तो आप सुन भी लीजिएगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के कहता हूँ कि मेरी मैनेजमेंट चैनल की तरफ से मुझे आज़ादी है, मैं आपको बुलाता हूँ, किसी को बुलाता हूँ, कोई मुझ पर कंदर नहीं है, आप जो बात कर सकते हैं कर सकते हैं। अच्छी लोगों की देखिए, ये आपने मुझसे कहा ना कि आप हल्फिया कहें, अब हल्फिया आप भी बात कहिएगा, फिर सुनिएगा, आप भी ये कहें कि हल्फिया आप हलफ उठाएं मेरे साथ ऑन ईयर कि अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के आप ये हलफ उठा के ये बयान देंगे कि काशिफ अब्बासी और आदिल राजा जैसे और जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं जो कि अफवाज पाकिस्तान और मुल्क पर जो तनकीद करते थे, जो कमजोरी मुल्क को कमजोर करना चाहते थे, वो किसकी इमा पे हैं, वो आप अब हल्फिया उठा के मुझे जवाब दीजिए क्योंकि आपने मुझसे हलफ उठवाया। बताइए अब। काशिफ अब्बासी ने कौन सी पाकिस्तान अफवाज पे तनकीद की है? काशिफ अब्बासी का आपने कहा, उसने कब की तनकीद अफवाज पाकिस्तान पे या मुल्क के ऊपर? आदिल राजा की बात, आदिल राजा को आप सहाफी कहते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? नहीं तो वो सबसे ज्यादा, मैं तो पाकिस्तान के अंदर की सहाफत की बात कर रहा हूँ। मैं अगर आगे जाके अगर दूसरे जो सहाफी जितने भी जिनके मैं तो पाकिस्तानी सहाफत की बात कर रहा हूँ ना, आप आदिल राजा का तो पाकिस्तानी सहाफत से ताल्लुक नहीं है ना। तो मैं तो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद सहाफी हैं उनकी आजादी के ऊपर बात कर रहा हूँ। इमरान रियाज की बात कीजिए। किसका? इमरान रियाज आपको किसने कह दिया आदिल राजा का पार्टी से ताल्लुक है? चले इमरान रियाज की बात कीजिए। आपको किसने कहा कि इमरान रियाज का पीटीआई से ताल्लुक है? इमरान रियाज किसके जो है जलसों में जो है बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करते थे? वो तो फील्ड रिपोर्टर है, आप उसको भी कहेंगे साहब। मुझे ये बताएं हामिद मीर साहब, मुझे ये बताएं हामिद मीर साहब ने जाकर JUIF के जलसे में स्टेज से तकरीर नहीं की? मुझे ये बताएं बाकी सहाफी जाके स्टेजेस पे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेजेस पे नहीं जाते? आप चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके दौर हुकूमत में सहाफियों को निजी महफिलों में जो है चबाटे और जूते मारते हुए हमने देखा, सही है? उस वक्त के वफाकी वजीर इत्तलात को आप गलत अमल है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, गलत अमल है। यही तो कह रहा हूँ कि भाई आप कह रहे थे कि मजम्मत करता हूँ गले में फंदा है, तो फंदा तो सबसे ज्यादा जो है आप पीका एक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों ने। नहीं, हमारे दौर में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, हमारे दौर में रोल बैक हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप गलत बात बता रहे हैं। तो रोल बैक का क्या मतलब होता है? इंट्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? मुतारिफ करवाना, इसको लेके आना, उस तजवीज को आगे जो है टेबल पे रखना कि पीका एक्ट के तहत जो पाकिस्तान की मीडिया में गले में फंदा कैसे डालना है। हमारे दौर में पीका एक्ट पास नहीं हुआ, मैं वही दौर में पास हुआ है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि सहाफत के गले में फंदा डाला गया। हमारे दौर में डाला नहीं गया, आपकी एक शिकवा इस दौर में डाला गया है, जिस दौर की मैं भी बात कर रहा हूं। शिकवा था मुझसे और तमाम पाकिस्तान की मीडिया से कि वो हमें टाइम नहीं देते, तो मैं इसीलिए आपसे नहीं, मैं इसकी करेक्शन कर दूं कि पीका एक्ट पीटीआई के दौर में पास नहीं हुआ, अभी पास हुआ है पीटीआई को हटाने के बाद। अगर इजाजत हो तो मैं नून लीग की तरफ जाऊं। राजा अंसारी साहब, उन्होंने जो है बड़े सवालात उठाए हैं कि पीका एक्ट भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया, सहाफत की गले में आपने जो है ना रस्सी बांध के उसका गला घोट दिया है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समझती है कि मुल्क के अंदर ये जो गैर सियासी सवालात हैं और गैर ज़रूरी ये नहीं उठाने चाहिए। रोज़गार की वो कह रहे हैं कि रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, सहाफ़ी मुल्क छोड़ के चले गए। तो ये बड़े सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती है। वाकई ऐसा है? मुगरी साहब, मुझे ये बताएं आप,
बल्कि मैं आपके चैनल के तवज्जुद से ये बात रखना चाहता हूं, आवाम के सामने रखना चाहता हूं कि ये कहना कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है वो सारे फैसले करता है, बाकी हमारे किसी की कोई अहमियत नहीं है और हम सब उसके ताबेदार हैं, ये मेरे पहले बयान जो मैंने कहा कि बाकी सारे गुलाम इब्ने गुलाम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसका सबूत है या नहीं है? फिर यहां कहा गया कि जी कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, फिला नहीं हो रहा। ये वही नुक्ता आगाज या वही नुक्ता नजर नहीं है जहां से आप पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आज हमें कह रहे हैं कि जनाब आली यहां पे मईशत बेहतर नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। इंडस्ट्रीज जो थी, जो हमने लगाई, वो बंद हो रही होंगी ना, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मान भी लिया जाए। आप मुझे बताएं ना, 4 साल लोगों को सुहाने सपने दिखाए, आपने कोई तरक्की की एक ईंट लगाई, एक मोटरवे बनाया, एक बिजली घर बनाया, एक कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाया? आपने क्या बनाया? लंगर खाने, अंडे, कट्टे, मुझे क्या दिया इस मुल्क को आप लोगों ने? मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है। चारों मेहमान साथ होंगे, वापस आएंगे तो राजा अंसारी साहब के सामने जो सवाल रखे हैं और अदिल साहब और बुलंद खान जूनियर साहब, उनके सामने जो सवाल रखे हैं उनकी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, बड़े अहम ज़रूरी सवाल आते हैं, जवाब लेने की कोशिश करें। एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है प्रोग्राम में कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर ब्रेक से पहले जैसे राजा अंसारी के सामने मैंने बड़ा अहम सवाल रखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि मुल्क के अंदर मुआशी हालत और इसके साथ साथ इंडस्ट्री बंद होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कि एक नॉन इशूज़ पे बात करने से अच्छा है कि लोगों के रोज़गार पे और दीगर चीज़ों पे बात की जाए। राजा अंसारी साहब, आप समझते हैं कि वाक़ईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवामी नुक्ते नज़र से समझ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त IMF की जो हालिया रिपोर्ट है उससे अगर देखा जाए तो बिल्कुल उससे बरक्स आप बात कर रहे हैं कि आप तरक्की के जो पुल बांधते हैं वो उनको उस तरह से नजर नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं मैं रोजगार मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। मगर साहब, मैं ब्रेक से पहले इन तमाम बातों का जवाब दे चुका हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर अदिल साहब चाहते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि अवाम के असल मसाइल पे बात हो, यही तो DG ISPR ने आपको मशवरा भी दिया कि आप अपनी सियासत करें ना, अवामी मसाइल पे बात करें। ये मशवरा आप KPK के वजीर आला को क्यों नहीं देते? आप KPK के वजीर आला को कहेंगे KPK के मसाइल हल करे, वो तो कहता है वहां एक ही मसला है कि बस हमें जेल जाना है और उस बस जेल पे जो है मुलाकात करनी है, उसके अलावा उनको कोई मसला नजर नहीं आता। इसका मकसद ये है कि यहां आप चिकनी चिपड़ी बातें करके अवाम 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 करके असल में आप खुद उस तरफ जाते नहीं हैं। आप मुझे बताएं ना, आजादी सहाफत की आपने बात की, आपके अपने दौर में कितने सहाफियों को काले डाले उठा के ले जाते थे, कितने सहाफियों की जबानें बंद कर दी गई। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बानी PTI शटअप कॉल देता था, कहता था कि इसको निकाल दो, अगर ये बैठा रहेगा सहाफी, फलां सहाफी बैठेगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। तो ये आप ना करें। आप इस वक्त बात कर रहे हैं आजादी सहाफत की। को क्या आजादी सहाफत फौज को, अपने सिपह सालार को, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गाली देना आजादी सहाफत है? आजादी सहाफत की जब आप बात करते हैं तो क्या आपको वो दिन आप भूल गए जब आप टेलीविजन पे बिठाकर लाइटिंग तक सेट करवाते थे और एक बयानिया आप लोगों ने बनाया उस वक्त के जमहूरी लीडरान के खिलाफ और कोई बात नहीं कर सकता था? उस वक्त आजादी सहाफत के नारे कहां गए थे जब नवाज शरीफ ब्लैकआउट था और उसका नाम और उसकी तकरीर जो है वो नहीं सुनाई जाती थी? जैसा करोगे वैसा भरोगे ना। आज तारीख तो मैं आपको बताऊं, मकाफाते अमल हो रहा है आप लोगों के साथ। उस शख्स ने जिस पे जुल्म के पहाड़ तोड़े, उसने कहा मैं अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ता हूं। आज अल्लाह की लाठी बेआवाज है, तुम लोगों पर पड़ रही है। आज जो तुम लोगों ने बोया है इस मुल्क में वो काट रहे हो। लेकिन फिर भी DG ISPR को सलाम, पाकिस्तान की अफवाज को सलाम। उन्होंने कहा आप सियासत करें, आप अवाम के मसाइल की बात करें। आप क्यों हर वक्त फौज को गाली देते हैं? आप क्यों हर वक्त मुलाकातों की बात करते हैं? आप अपनी पॉलिटिक्स करें जिसके लिए अवाम ने आपको वोट दिया हो। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ना अवाम ने आपको वोट दिया, ना आपका मैंडेट असली था, तभी तो आप अवाम की तरफ जवाब दे नहीं है। आप एक शख्स के खिलाफ, एक शख्स के ऊपर पूरी आपकी सियासत तवाफ कर रही है और उसके बगैर आपका कोई और ना नजरिया है ना बयानिया है। तो जनाब आली, सहाफत को गाली ना दें, फौज को गाली ना दें, अफवाज को गाली ना दें। अगर आपने झांकना है तो अपने गिरेबान में झांकें कि जब आपकी हुकूमत थी कोई एक ईंट तो लगा देते तरक्की की, कोई एक बिजली घर बना लेते। 1 मेगावाट बिजली का इजाफा नहीं किया। और जिन लोगों ने मोटरवेज बनाए, जिन लोगों ने बिजली घर बनाए, जिन्होंने 14,000 मेगावाट से 24,000 मेगावाट तक ले गए, उन लोगों को आज आप कह रहे हैं कि वो लोग चोर थे, वो लोग पाकिस्तान के गद्दार थे। असल पाकिस्तान के गद्दार PTI वाले तमाम लोगों, जेल में बैठे हुए शख्स से लेकर एक वर्कर तक जो आज भी समझता है कि PTI
ठीक जमात है, मैं समझता हूं वो गद्दार है, इब्ने गद्दार है, इब्ने गद्दार है। मगर ये ठीक है, आप गद्दारी का जो लकब एक दूसरे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की आवाम समझती है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 90% जो लोग हैं वो मैंने दलाइल से बात की है, मुगेरी साहब मैंने दलाइल से बात की है, मैंने बताया है। अगर आप मुझे बताएं ना, गाली देना बड़ा आसान है, मेरे सवाल का जवाब दें। एक बिजली घर लगाया आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में, 1 मेगावाट लगाया आपने, एक कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाया, कोई एक मोटरवे बनाया, बताएं ना। आज कहते हैं बड़ा दर्द हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आप लोगों ने लगाई। आप लोगों ने लंगर खाने बनाए, सिर्फ बाथरूम्स वॉशरूम्स की इश्तिहारात देते फिरते थे। ये तो तरक्की का विजन था आप लोगों का। बाद में पहले कहा हम 90 दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे। मुगेरी साहब मुझे बताएं फिर वो कौन शख्स था जिसने टीवी पे आकर कहा कि मैं तो हुकूमत चलाता ही नहीं था, कोई और चलाता था, कोई और फैसले करता था। तो अब दोबारा तुम लोगों को इसलिए वोट दें कि तुम फिर जाके मोहम्मद शाह रंगीले की तरह तख्त पे बैठो और मामलात कोई और चलाए। इस वक्त मामलात शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में चला रहे हैं, मईशत भी बेहतर होगी, महंगाई में कमी आएगी, तमाम इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रिजल्ट आने में थोड़ी देर है, इंतजार करें, आपके 14 तबक रोशन होने वाले हैं। जी बुलंद खान जुनेजो साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। फरमाइएगा कि जो इस वक्त सियासी माहौल गर्म है, उसके साथ साथ बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरशिप तो ये भी कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इस वक्त एक पेज पे हैं, जो कि दोनों तर्जुमान बने हुए हैं पाकिस्तान के उस इदारे के जिसके खिलाफ यकीनी उनका एक नुक्ता नज़र है। तो समझाया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN एक मुल्क की दिफाई और खारजा पॉलिसी पे एक पेज पे हैं, या कोई सियासी एक पेज पे हैं कि दोनों की कहीं ना कहीं सूबों में हुकूमत रहे और वफाकी और आईनी ओहदे आपके पास रहे? जुनेजो साहब देखिए, हमारे PMLN के साथ हमारे अपनी जगह आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ना ही हमारे नून लीग के दोस्त ये बात करेंगे, ना ही मैं ये बात समझता हूँ कि आइडियोलॉजी हमारी बहुत डिफरेंट है। एग्जैक्टली इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, वो अपनी गवाही खुद देती है। कोई PTI के दोस्त का कुछ भी कहना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी तारीख इतनी है और हमारी तारीख में इतनी शहादतें हैं डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क के लिए, जिसके लिए आज भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरी क़यादत और मैं बेझिझक अपनी जान का नजराना भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारी तारीख इस बात की गवाह है, तो इनमें से जो भी ये बात करें इनमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस वक्त अगर हम हुकूमत का हिस्सा, हुकूमत में नहीं है लेकिन हुकूमत को बनाने में और हुकूमत को जो चलाने में हमारा एक किरदार जरूर है, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं जो करंट नून लीग की गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में। तो इसमें अगर हमने ये बात की है तो हमने सबसे पहले शुरू में मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहली दावत जो दी थी वो PTI के ही लोगों को दी थी कि आप लोग आए हुकूमत बनाए, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त जाहिर सी बात है, जैसे अभी इन्होंने बात की हमारे PTI के दोस्त अदील साहब ने, कि फर्द वाहिद का उधर हुक्म चलता है और उधर कोई डेमोक्रेसी उनकी पार्टी में है नहीं। और ये चीज बड़ी रवैया तो आपके पास भी है ना, ये रवैया पीपल्स पार्टी के फर्द वाहिद का हुक्म चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चलता है ना, वहां पर तो आपका बुलंद खान जुनेजो हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। हमारे पास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके मल्टीपल 30-40 मेंबर्स हैं, वो सब साथ बैठते हैं और उसमें गुफ्तगू होती है, उसमें मशवरे होते हैं, मसाइल डिस्कस किए जाते हैं। हर बड़ा फैसला, चाहे वो कनाल का फैसला हो, चाहे वो 27th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, सब चीज जो है वो CEC के थ्रू आती है और CEC के थ्रू अप्रूव होती है, जिसके चेयरमैन बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। लेकिन वो हर एक फर्द जो CEC का मेंबर है उस सब की बात को वजन देते हैं और सुनते हैं। इन्होंने तो खुद बयान कर दिया कि भाई हम तो फर्द वाहिद का हुक्म सुनते हैं, वन मैन शो है, तो इसमें डेमोक्रेसी कहाँ की आ गई। और ये जो है चैंपियंस बनते हैं डेमोक्रेसी के, क्या इनके टाइम में हमें पता नहीं है क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। इनकी डेमोक्रेसी तो ये थी कि जैसे इनको उठाते थे वैसे उठ जाते थे, जैसे बैठाते थे तो बैठ जाते थे। और जैसा हमारे इमरान खान साहब को कैदी नंबर 804 या गब्बानी PTI जिसको भी आप बोले, उसको लगता था वो होता था, और अभी भी ये उसके नक्शे कदम पे वही जो बोलेगा वही जो होएगा। हालांकि उसको कोई पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं है,
पाकिस्तान की आवाम से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये साबित तब होता है जब उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया जाता है। जब उनको पता पड़ता है कि वो हटने वाला है, उस वक्त वो जो है 10 रुपए की सब्सिडी दे देता है ऑयल पेट्रोल पे, जो IMF के पास साथ उसने कंडीशन, मतलब जो IMF की हालिया रिपोर्ट का जिक्र जो आदिल साहब ने किया है कि IMF तो बिल्कुल इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने जो करप्शन के जो बयान किया है, जो बयान किया है, वो आदिल साहब तो कह रहे हैं वो तो पढ़ लें आप, दोनों जमातें हैं, वो तो आप दोनों को आड़े हालत में लेते हैं। उस एक डिसीजन मगेरी साहब, उस एक डिसीजन की वजह से उस हफ्ते में कि मैं जाते जाते एक ऐसी चीज कर जाऊं जो पॉलिटिकली प्लीजिंग हो आवाम को, लेकिन मुल्क के लिए डेट्रीमेंटल हो और मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट की तरफ धकेल दे, वो अगर डिसीजन कोई इंसान ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा मुल्क दुश्मन इंसान कोई नहीं। और ये फैसला जो है साथ ही रहेगा। सर, मैं आदिल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आदिल साहब, आप हमारे साथ हैं, तो अगर तफसीली अगर जवाब दे दें, क्योंकि दोनों रहनुमाओं ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं, राजा साहब ने भी और बुलंद खान जुनेजो साहब ने भी, कि आपका नुक्ता नज़र घूम फिर के एक ही शख्स पे, बानी PTI पे ख़त्म हो जाता है, इससे आगे कुछ नहीं। राजा साहब कह रहे हैं कि अगर DG ISPR ने कहा कि भाई आप सियासत करें तो सियासत करें, आप सियासत क्यों नहीं कर रहे, आवाम की बात करें। जी आदिल साहब। देखें मेरे ख्याल से जमहूरियत जो है ना, आवाम की आवाज का नाम है, और आवाम की आवाज है इस वक्त इमरान खान। और ये आवाज 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने सुन ली, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों के जरिए एक डिक्टेटर ने इंतखाबी निशान छीन लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों अलग अलग निशानात अलॉट किए गए। उसके बावजूद लोगों ने ढूंढ कर इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवारों को वोट दिया। वो किसी अदील अहमद को वोट नहीं मिला, वो किसी शिबली फराज को नहीं मिला, वो किसी उमर अयूब को नहीं मिला, वो किसी भी ये पॉलिटिकल कमेटी में जो लोग मौजूद हैं इनमें से किसी को भी इनका अपना कोई वोट नहीं मिला। लोगों ने जो वोट दिया वो इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवारों को दिया। आदिल साहब एक नारा सुनते थे, क्योंकि अब आप भी उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। आपके यहाँ भी ये नारा आप इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, क्योंकि माजी में आप भी कराची में सुनते थे, मैं भी सुनता था, तो आप अभी आपकी बातों से मुझे यही महसूस हो रहा है कि बस एक ही नारा है, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं। चांद पे भी नजर आ रहा है। देखिए, अगर आप मेरी अगर आप बात समझने की कोशिश करें, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं जी कि जमहूरियत जो है वो अवाम की आवाज है। आप जिस नारे की बात करें, मेरा वो नारा नहीं है, ना मेरा उस नारे से कोई ताल्लुक है। नहीं, मगर मेरा नारा है जो मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है। मेरा नारा है, मेरा नारा सुन लें, मेरा नारा है कि इस मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है। मेरा नारा ये है, ठीक है? मुझे आप किसी और नारे के साथ जोड़कर किसी और तरीके से पेश ना करें प्लीज। मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि जमहूरियत जो है वो आवाम की आवाज का नाम है, और आवाम की आवाज इस वक्त इमरान खान है, और ये आवाज आवाम ने 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया को सुना दी। और अब भी अगर आप आजादाना मुनसिफाना इलेक्शंस करवाएं तो ये आवाज दोबारा आप सबके कानों में गूंजेगी। अब आ जाते हैं कि तरक्की, और अब आ जाते हैं दीगर जो माशी और IMF और दीगर जो बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ना मेरी आप सुने, ना आप जुनेजो साहब की सुने। आप ये करें कि फरवरी 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल में हटा दी गई, और उसके बाद जो नून लीग की PDM की जो गवर्नमेंट आई, उसमें जो पहली इन्होंने इकोनॉमिक रिपोर्ट पेश की, वो रिपोर्ट उठाएं, उसकी आदाद शुमार देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में हम मईशत को कहां पे छोड़ के गए थे। हम उस वक्त हमारे जो माशी फिगर्स थे वो क्या थे। इनकी अपनी PDM की हुकूमत ने तस्लीम किया कि मुल्क जो है वो 6.2% की शरह से तरक्की कर रहा था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% के रेट से जो है वो बढ़ रही बचा है, तो मैं उसमें ज्यादा सवाल करके जवाब सुन लें, प्लीज सुन लेना। जो इन्होंने इल्जामात लगाए मुझे उनके जवाब देने दें कि उस वक्त 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 85 लाख नई नौकरियां जनरेट की थी।
अच्छा, मुल्क में सबसे ज्यादा 17 अरब डॉलर के जखायर जो है वो हम छोड़ के गए थे। ठीक है। आप जो है आज की फिगर्स उठा के देख लें, आज के अदाद शुमार उठा के देख लें और दोनों को कंपेयर कर लें और फिर आप खुद फैसला करें सर, कि इस मुल्क को तबाह ठीक किसने है। किया, सर, इस मुल्क को बर्बाद किसने किया, किसने यहाँ पे जो है मुझे 8 यहाँ फरवरी का इलेक्शन ये जीता, बताइएगा, किसने फैसला जो है वो आपका इलेक्शन सुनना डिले चाहता करा हूं। थोड़ी के देर आइन पहले जो शिकनी आपने की, फैसला सुनाया, किसने जो है वो अजीज अवाम का साहब, मैंडेट, जो थोड़ी देर पहले आपने फैसला सुनाया कि आपका नारा यही है कि जो मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है। तो 9 मई में वाकई में सर जितने लोग मुलविस थे, जिन्होंने हमारे बड़े अहम मकामात शहीदों की बहरूमती की, वो मौत के हकदार हैं। आप समझते हैं कि उनको सजाए मौत दी जाए? किसने नोटिफिकेशन रोका हुआ था और क्यों पाकिस्तान में ये आइन शिकनी की गई, आइन तोड़ा गया? तो ये आइन शिकनियां किसने की, ये भी सबके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में कहा कि किस किस जगह पे कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या तरक्की, इस मुल्क किस तरक्की की तरफ लेके गए, वो भी सबके सामने। राजा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। उन्होंने जो बात की कि बड़ी है, मैं आदिल साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं। मैं समझता हूं कि शायद ही तारीख में पहली दफा कोई मुस्लिम लीग नून का वर्कर किसी पीटीआई के बड़े अजीम रहनुमा के इस बात पे एग्री हुआ है कि जो इस मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है, और इनकी ये बात पे बिल्कुल एग्री करते हैं। लेकिन ये वाकयात अब तमाम लोगों के सामने हैं, कोई बात छुपी नहीं है। अजहर मिन शम्स की तरह आया है कि मुल्क का गद्दार कौन है। वो कौन था जिसने कहा कि बानी पीटीआई के कहने पे बाहर निकलो? वो कौन था जिसने कहा कि उन जगहों पे जाओ जो जो जगहें आपको पहले से बता दी गई हैं? वो कौन था जिसने 9 मई को प्लान किया? वो कौन था जो 12 बजे बनी गाला से निकला और उससे पहले ये कह के गया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, फिर जीएचक्यू पे हमला करना, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग जरूर लगानी है? वो कौन था जिसने कहा था कि इनके मुजस्मों को आग लगाना? अपने भांजे को कह गया कि उनकी वर्दियां लहराना, टैंक पे खड़े होके वो मुल्क के गद्दार हैं। और अदील साहब शुक्रिया, आपने कह दिया कि वो मौत के हकदार हैं। बहुत शुक्रिया। अगर जी अदील कहने से कोई गद्दार नहीं होगा। आप 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, रेडियो पाकिस्तान की सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आए, जहां जहां एहतजाज हुए वहां की सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आए और भाग रहे हैं। जुडिशल कमीशन फैसला करेगा। उसके बाद जो है हम तय करेंगे कि कौन इस मुल्क का गद्दार है, किसने जो है उस दिन रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई जहां तहरीक इंसाफ का एहतजाज ही नहीं था। लाहौर में किसने शाइन इंश्योरेंस की बिल्डिंग को आग लगाई जहां पीटीआई का एहतजाज ही नहीं था। आप ये उस जुडिशल कमीशन तय करेगा कि सिक्योरिटी की सारी लेयर्स कोर कमांडर हाउस से किसने गायब करवाई, किसने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई, कौन था वहां जो सादा कप्पड़ों में अपने लोग शामिल करके नानी अम्मा के किस्से ना सुनाए। जुडिशल कमीशन, मुझे इनका नंबर दें, मैं अभी सारी फुटेजेस भेज देता हूं आपको। अभी प्रोग्राम के बाहर बाद में जाऊंगा, आप खुद देख लेना और दिल पे हाथ रख के बताना कि किसने किया था। गद्दार वो है मुझे प्रोग्राम को यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। अदील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बुलंद खान जुनेजो साहब, तर्जमान सिंध हुकूमत, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी तर्जमान बराए सिंध राजा अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कर्नल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम फैसला में फैसला करने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मगर तय है कि इस फैसले में जो फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है और लोगों को रोज़गार देना है, और इसके साथ साथ जो फैज़ हमीद का फैज़ पाने वाले लोग हैं आने वाले वक्त में उनका भी शिकंजा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी बड़ा अहम फैसला है। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।